हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू कुमावत क्लासेस। बच्चों, टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं भारत का इतिहास। प्यारे बच्चों, भारत का इतिहास जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का इतिहास। बहुत इजी तरीका मैं आपके लिए लाया हूं। और इंडियन हिस्ट्री के अंदर भारत का जो इतिहास है उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, यानी कहते हैं ना कि इतिहास के अंदर हमारे पास है क्या, हमें इतिहास ने हमें क्या दिया है। तो इतिहास से हमें बहुत कुछ मिला है। कितनी बार हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर कितनी बार ये बसी है, कितनी बार ये उजड़ गई, ये सब बातें हम लोग जानेंगे भारत के इतिहास में। तो इसके लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता हमें ये पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सैंधव सभ्यता। तो हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा सैंधव सभ्यता, जिसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से। बस आप ध्यान से समझते जाइए और साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखो, बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जानकारी जो है ये हमें कौन देता है? सबसे पहले किसने इसके बारे में पता लगाया था, इस बात को ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जानकारी जो है हमें सन 1826 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने प्यारे बच्चों इसके बारे में जानकारी दी थी हमें। इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी चार्ल्स मैसन ने ही इसकी खोज की। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सभ्यताएं जो है भारत के अंदर विकसित हुई, सभ्यताएं जो है भारत के अंदर, इनके बाद इनकी जानकारी जो है हमें चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि हमारा जो विश्व है, वर्ल्ड जो है, इसमें फेमस यानी प्रसिद्ध जो है वो 4 प्रकार की सभ्यताएं हैं। यानी विश्व के अंदर जो है, विश्व की बात करें तो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं। समझना, 4 प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, सबसे पहली, कहते हैं कि सबसे पुरानी भी है और सबसे पहली जो है वो है बच्चों मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके लिए कहते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है दजला फरात। क्या नाम है? दजला व फरात। दजला व फरात। तो दजला व फरात नदी के किनारे पर पनपी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है। क्या है ये? संसार की पुरानी कहें या सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, आगे बात करें सबसे प्राचीनतम। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दूसरी है बच्चों मिस्र की सभ्यता। आपने सुना होगा कई बार, मम्मी का नाम सुनते हैं, मिस्र की मम्मी। तो ये सभ्यताओं में से निकले हुए कुछ होते हैं ऐसा। तो मिस्र की सभ्यता है, ये है नील नदी के किनारे पर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है प्यारे बच्चों, 3rd नंबर, वो आता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका नंबर आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी पर ही पनपी थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक नाम से और भी जान सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, आपने सुना होगा हड़प्पा। हड़प्पा का नाम सुना होगा। हाँ, हड़प्पा के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है, एक और लेते हैं मैं चौथे नंबर पर। मैंने कहा 4 जो हैं प्रसिद्ध है। तो आपने चीन की सभ्यता का नाम सुना होगा। चीन की सभ्यता। प्यारे बच्चों, ये 4 सभ्यताएं हैं जो प्रमुख सभ्यताएं हैं। बाकी जो सभ्यताएं आती है सब इनके अंदर ही पनपी हुई है।
ये चीन की सभ्यता है, इसकी एक नदी है जिसका नाम है हांगहो, हांगो नदी, यानी हांगो नदी के किनारे पर जो है, जिसको हम कहते हैं पीली नदी भी कह सकते हैं इसको, पीली नदी, ठीक है। तो ये नदियों के किनारे पर पनपी है। कहते हैं कि नदियों के किनारे पर ऐसे क्यों पनपती थी सभ्यताएं, जो ज़्यादातर नदियों के किनारे पर ही क्यों होती, तो आप सबको पता होगा इंसान को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, पानी की, ठीक है, हवा और पानी जिसको बोलते हैं ना। तो पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ अपना व्यापार, अपने कृषि, अपना रहन सहन सारा वहीं पर उनको सुविधाओं के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 4 सभ्यता हैं और हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। देखिए ये 4 सभ्यताएं हो गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम जो कर रहे हैं उसमें आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, देखो हर एक सभ्यता का जो पता चलता है किसमें, उत्खनन के अंदर पता चलता है कि उसकी खोज कैसे की गई, क्या इसके अंदर हमें प्राप्त हुआ, क्या इसके अंदर मिला। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये 4 तो मैंने नाम इधर लिख दिए, यहाँ से बता रहा हूँ। देखो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसकी लिपि की बात करते हैं कि इसकी जो लिपि है वो कैसी है। तो देखो इसकी लिपि की बात करें तो लिपि का मतलब होता है कि इसमें जो लिखा हुआ होता है, सभ्यता में कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, कुछ लिखा हुआ मिला, तो वो लिपि होती है। तो इसको हम लिपि का एक नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, यानी लिपि के अंदर जो बात करें, या विधि भी कहते हैं, भाव चित्रात्मक विधि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाव चित्रात्मक लिपि या भाव चित्रात्मक विधि, यानी कि जो इसमें चित्र के द्वारा भाव को उत्पन्न किया जाता है, कहते हैं अपने मन के भावों को, जिसमें कोई व्यक्ति होता है अपने जो मन के भाव होते हैं उन भावों को जो है चित्र के द्वारा जो है प्रदर्शित करता है, उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। तो बात आती है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी है। तो देखो मैं आपको एक डिजाइन बना के बताता हूँ, उसको समझना अच्छी तरह से। देखो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये जो तरीका है यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये है इसे, तो ये क्या है, एक लिपि है। अब आप समझो सर ये क्या है, तो बच्चों ये लिपि है। इसमें से बोलते हैं कि ये जो लिपि है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके ये लिपि का जो नाम अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो हम लोग कह सकते हैं सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार यानी सांप के आकार की तरह, ये टेढ़ी मेढ़ी आ रही ना, सर्पिलाकार। इसको हम एक व्यक्ति हुआ कर जिसने अपने नाम से बताया था, उन व्यक्ति का नाम था क्या, तो ब्रुस्टोफेदम, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं ब्रुस्टोफेदम के नाम से भी जाना जाता है। इसको गौमूत्री लिपि भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको गौमूत्री लिपि भी कह सकते हैं, गौमूत्री लिपि। देखो इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ये लाइन जो चल रही है ना यहाँ से, ये देखो पहले किस तरफ चल रही है, ये पहले चल रही है बच्चों। देखो पहली लाइन जो स्टार्ट होती है वो होती है दाएं से बाएं, यानी ये लाइन की शुरुआत होती है, पहली लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली लाइन समझना ध्यान से। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जो भाव चित्रात्मक विधि है, भाव चित्रात्मक लिपि की विशेषता है, निम्न विशेषता है कि पहली लाइन दाएं से बाएं है, बाएं से दाएं है, ऐसे कुछ देकर के पूछ सकते हैं, दोनों सत्य है, दोनों असत्य हैं। तो पहली लाइन दाएं से बाएं, ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं, तथा दूसरी लाइन अब आप समझ जाएंगे यहाँ पर, दूसरी लाइन जो है वो क्या है, वो है बाएं से दाएं। तो इस तरह से क्या है, ये इसकी लिपि है। अब बात करें इसके अंदर, कहते हैं कि चिन्ह कितने थे इसके अंदर, कि मूल चिन्ह जो होते हैं इस लिपि के अंदर, मूल चिन्ह, बात करते हैं इसकी मूल चिन्ह की, मूल चिन्ह बच्चों इसके अंदर मूल चिन्ह है वो है 64। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि जो भाव चित्रात्मक लिपि के मूल चिन्ह जो है, या सिंधु सभ्यता की जो है मूल चिन्ह कितने हैं, तो वो है 64, ठीक है। बात करें इसमें अक्षर जो हैं, अक्षर, ठीक है, अक्षर जो होते हैं बच्चों ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, 250 से 400, ध्यान रखिएगा, 400 चित्राक्षर होते हैं, यानी चित्राक्षर होते हैं, क्या होते हैं,
चित्राक्षर। बात करूं मैं कि सर मूल चिन्ह कितने थे, भाव चित्रात्मक लिपि जो हमेशा सिंधु सभ्यता की लिपि है उसके अंदर मूल चिन्ह 64 होते हैं, 64 होते हैं। अक्षर जो है 250 से 400 चित्राक्षर होते हैं। ठीक है, एक बात और होती है कि ये जो अक्षर होते हैं ना, इन अक्षरों की बात करें, ये जो अक्षर होते हैं ये वाले, ये अक्षर जो होते हैं इसको आप समझना, ये ज़्यादातर यू आकार के होते हैं। क्या होते हैं? यू, और वो भी कौन से, यहाँ से देखो एरो लगा के मैं लिख रहा हूँ, ये अक्षर जो होते हैं ना सर्वाधिक दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, हाँ दिख रहा है ना, ओके। सर्वाधिक उल्टे, मैंने बताया यू आकार, तो उल्टे यू आकार के, उल्टे यू के आकार के होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो होते हैं ये उल्टे यू आकार के होते हैं। अब बात करें कि सर ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं इन सब के, कि सर आपने बता दिया सर कि ये बात ठीक है, कि ये बात हो गई। ये देखो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो है सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो है, यानी साक्ष्य इसके कहाँ से मिलते हैं, तो बात करें कि इसके साक्ष्य जो होते हैं वो कब्रिस्तान, ध्यान रखिएगा आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, कब्रिस्तान एच, बस आप यही ध्यान रखिए एक बार, तो कब्रिस्तान एच से मिले। यानी कि साक्ष्य जो मिले ना कि उल्टे आकार के, भाव चित्रात्मक है, 64 अक्षर, 250 से 400 चित्राक्षर होते हैं, ये सारे कहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य, तो प्यारे बच्चों इसके साक्ष्य कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए थे। दो बातें और बताऊंगा, अभी सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अब बात आती है कि ये जो लिपि है ना, ये लिपि के बारे में, इसके बारे में कई लोगों ने पढ़ने का प्रयास भी किया, समझे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास करने वाले थे, यानी पढ़ने का जो सबसे पहले प्रयास जो किया था, वो सबसे पहले पढ़ने का प्रयास नंबर 1 डाल रहा हूँ, तो वो किया था बच्चों, एक था जिनका नाम था वेडिन नाम का व्यक्ति था जिन्होंने किया था। लेकिन ये क्या थे, ये इसमें असफल रहे थे। क्या रहे थे? असफल, मतलब ये पढ़ने में सफल नहीं हो पाए थे। और दूसरी बार जो ट्राई किया था, कोशिश किया था दूसरी बार, वो अपने भारतीय थे, जिनका नाम था नटवर झा, इनका नाम था नटवर झा। और ये भी क्या थे प्यारे बच्चों, ये भी असफल ही रहे थे। क्या था? ये भी असफल रहे थे। यानी दो व्यक्तियों ने कोशिश की थी कि वह इस भुस्टोफेदम, जो गोमूत्र या सर्पिलाकार जो लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि, इसको पढ़ने का प्रयास किया, इसकी पता लगा लिया, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फिर 4 प्रकार की सभ्यताएं इसके अंदर आ गई। फिर सभ्यता में सबसे पहले भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में पता चला कि लोक चित्रों के माध्यम से ही लोग अपने इमोशंस, अपने मन की भाव को प्रदर्शित करते थे। अब इसमें पहली लाइन दाएं से बाएं होती है, फिर बाएं से दाएं होती है। मूल चिन्ह इसमें 64 है। अक्षर जो है इसमें 250 से 400 चित्राक्षर होते हैं। ये सर्वाधिक उल्टे यू आकार के होते हैं। फिर साक्ष्य कहाँ से मिले? कब्रिस्तान एच से मिले। पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? वेडिन महोदय ने किया था, और बाद में एक भारतीय व्यक्ति था जिनका नाम था नटवर झा, इन्होंने इस पर जो है प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं अब इसके अंदर कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारतीय सभ्यता है, और ये भारत के अंदर, ये उस समय की बात है जब हमारा भारत विशाल भारत हुआ करता था, उस समय की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहाँ से कहाँ तक थी, आप सभी समझिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं है कि जो आज का भारत है उसी में ही है, ये उस समय जब अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान, जब सब कुछ इसमें मिला जुला था, उस समय जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। तो देखो मैं अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, नक्शा नहीं बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, 4 दिशाएं लेके चलते हैं। देखो उत्तर, आप समझिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ दक्षिण, ठीक है, इधर मैंने कर दिया पूरब, और यहाँ कर दिया मैंने पश्चिम। समझिएगा ध्यान से सारे बच्चे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो बात करें कि उत्तरी छोर जो है इसका, देखो मेन नाम लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले उत्तरी छोर में एक नाम आता है जिसका नाम है मांडा। समझिएगा ध्यान से, क्या नाम आता है? मांडा। इधर बात करूं मैं तो यहाँ पर एक नाम आता है प्यारे बच्चों जिसका नाम है देमाबाद। क्या नाम आता है? देमाबाद।
देमाबाद, ठीक है। और यहाँ पर जो पूर्वी छोर है इसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आलमगीरपुर, क्या नाम है, आलमगीरपुर। और इधर जो है पश्चिमी छोर है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ सुतकांगेडोर। अच्छे से आप समझिएगा, ये नाम कई बार पूछ लेता है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर कौन सा है, देमाबाद जो है कौन से दिशा में पड़ता है। तो देखो उत्तरी छोर में मांडा है, दक्षिण में देमाबाद है, पूर्व में आलमगीर है और सुतकांगेडोर है। अब बात आती है एक इधर, आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको कहाँ कौन सी जगह कौन से ज़िले में आ रहा है। देखो मांडा की बात करें, सबसे पहले उत्तरी छोर की बात करते हैं। तो देखो ये जो है ये पड़ता है हमारे J&K, जम्मू एंड कश्मीर। इसका एक ज़िला है, क्या है इसका ज़िला, जिसका नाम है अखनूर। क्या नाम बच्चों, अखनूर। कई बार पूछ लेता है कौन से ज़िले में, अखनूर ज़िले में। और ये किस नदी पर है, यहाँ पर नदी की बात करें अपन तो आपको पता है वहाँ एक नदी ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी, चेनाब, ठीक है। तो उत्तरी छोर में पता चल गया आपको। उत्तर में कहते हैं गिरिराज हिमालय, उत्तर में क्या है हमारे J&K, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब दक्षिण के अंदर बात करते हैं, दक्षिणी छोर के अंदर जगह का नाम आता है प्यारे बच्चों, उसका नाम है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में जो जिला पड़ता है, जिला उसका नाम है अहमदनगर। अब नदी की बात करें, किस नदी, कौन सी नदी है सर यहाँ पर, तो यहाँ पर है बच्चों प्रवरा नदी, जिसको जो क्या है इसको हम कहते हैं कि गोदावरी की सहायक नदी यही है। जब नदियाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब बताऊँगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है, सहायक, ठीक है। तो गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवरा, जो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का देमाबाद है, जिला अहमदनगर है। पूर्वी छोर की बात करें तो आप देखो यहाँ पर सीधा एक नाम आ जाएगा हमारे सामने, दिमाग में एक नाम आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है ये, जिसका जिला कौन सा आता है बच्चों, जिला आता है मेरठ। और मेरठ का नाम आ गया तो आपके दिमाग में नदी का नाम भी आ गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सोचा है, नदी का नाम है हिंडन नदी। यस, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी। अब आते हैं इधर हम पश्चिमी छोर पर। तो पश्चिमी छोर में जो जगह का नाम है उसका नाम है बलूचिस्तान है, जिसका जिला जो जगह पड़ती है उसका नाम है मकरान, ठीक है। और नदी जो है यहाँ पर बच्चों, उस नदी का नाम है दस्क नदी, जैसे दशक बोलते हैं, दस्क नदी। देखो नदियों के नाम बात करें, यहाँ पर आता है चेनाब नदी। अब चेन क्या होती है, गले में पहनते हैं, तो चेन गले में ऊपर होती है, तो आप ध्यान रखो मांडा, यानी कि गले में चेन को मांडा, ठीक है, J&K माइंड में आ जाएगा। मांडा तो क्या, गले में चेन को मांडा, यानी कि पहन लिया इसके अंदर, चेनाब। बात करें देमाबाद, प्रवरा नहीं पैर, हम देखते पैरों में क्या है, नदी है, तो प्रवरा नदी दक्षिण के अंदर आ गई, देमाबाद दक्षिण से बनाएंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये आपको वैसे याद करना पड़ेगा, आलमगीरपुर जो यूपी में है, हिंडन नदी, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, मकरान और दस्क नदी, ठीक है। अब बात एक और आती है इसके अंदर, एक छोर और है इसका, जिसे मैं इसका बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये क्या पढ़ रहे हैं, विस्तार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इसका विस्तार जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। एक बात है अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो एक बात और आती है इसमें जो है बच्चों, इसमें 3 देश आते हैं, समझना ध्यान से। कितने देश आते हैं इसके अंदर, 3 देश। कितने देश, 3 देश। एक तो अपना भारत आ गया, भारत देश आ गया, एक आ गया इसमें पाकिस्तान आ गया, और एक आ रहा है अफगान। क्या आ रहा है, अफगान। समझना, सबसे ज़्यादा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो स्थल है, सर्वाधिक स्थल की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, सर्वाधिक स्थल है बच्चों, वो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है, भारत के गुजरात में। और अफगान में जो है वो है सबसे कम, यानी सबसे कम जो है इसका स्तर वो अफगान में कम है, सर्वाधिक गुजरात में ज़्यादा है। आपको सर अफगानिस्तान तो आपने बताया नहीं, देखो ये तो पाकिस्तान वाला मैटर आ गया इधर को, और बाकी सारा जो है यहाँ वाला मांडा ये भारत का, आलमगीर भारत का है, ये देमाबाद भारत का है। तो अफगानिस्तान का क्या है, तो बच्चों एक छोर है ये वाला हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आता है,
यानी उत्तर और पश्चिम को लेकर के बात करें तो यहाँ पर है बच्चों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है यहाँ पर दो जगह ऐसी है, दो स्थान है जहाँ पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, फैलाव है, वहाँ तक विस्तार है। एक जगह का नाम है जिसका नाम है शॉलगोई। क्या नाम है? शॉलगोई। एक स्थान तो है। दूसरे स्थान का नाम जो है उसका नाम है मुंडी कांग। क्या नाम है? मुंडी गांग। कांग कहते हो या गान कहते हो? मुंडी कांग। ये दो जगह हैं जो अफगानिस्तान की है। यहाँ तक जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक बात और करते हैं, इसी चीज़ को लेकर के ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो दूंगा और दूसरे वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा सारी बातें। तो देखो, उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में जो है इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों वो है 1400 किलोमीटर। याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। और बात करें पूरब से पश्चिम को लेकर के, तो पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कहीं या लंबाई कुछ भी ले लो, वो है 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ तक आप देखिएगा। सबसे पहले हमने जाना था, देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा था कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में तीसरा नंबर जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का आता है, जो सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता के नाम जाते हैं। जानकारी हमें सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसकी लिपि की बात करी थी हमने, भाव चित्रात्मक लिपि है जिसको सर्पिलाकार ब्रुस्टोफेदम इस नाम से गोमूत्र लिपि कहते हैं। कहते हैं इसकी लाइन के बारे में कि पहली लाइन जो है दाएं से बाएं है और दूसरी लाइन इसकी जो है बाएं से दाएं है। मूल चिन्ह जो है इसके 64 चिन्ह प्राप्त हुए थे। और अक्षर की बात करें तो यहाँ 250 400 चित्राक्षर जो है और सर्वाधिक उल्टे यू आकार के चित्र जो है इसमें प्राप्त हुए हैं। कहते हैं इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए तो कब्रिस्तान एच से प्राप्त हुए थे। कब्रिस्तान एच नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि और भी नाम आएंगे इसमें। पढ़ने का प्रयास इस लिपि को सबसे पहले वेडिन महोदय ने किया जो असफल रहे थे। और भारतीय व्यक्ति जो सबसे पहले थे, दूसरा माने तो नटवर झा, जो भी क्या थे, असफल रहे थे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहा था। 3 देश मिलकर के जो है, 3 देशों के अंदर 3 देश है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सर्वाधिक भारत के गुजरात में है, पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, मीडियम साइज है। अफगानिस्तान में सबसे कम है। अफगानिस्तान के 2 ही नाम आप याद कर सकते हैं, शॉलगोई और मुंडीकांग। उत्तर में जो है मांडा है, दक्षिण में देमावाद है, पूर्व में आलमगीर है, आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतकांगे डोर है। बात करें मांडा की, जो चेनाब नदी के किनारे पर है, J&K जम्मू एंड कश्मीर के जिला अखनूर के अंदर पड़ता है। ये विस्तार जो है पूर्व में इसका विस्तार यूपी तक है, यूपी के मेरठ में जहाँ नदी बहती है हिंडन नदी। दक्षिण में महाराष्ट्र तक इसका फैलाव है, अहमदनगर जिला है वहाँ का, जहाँ पर प्रवर नदी बहती है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं फिर इधर सुतकांगे डोर में, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम मकरान और नदी है दसक नदी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिणी की लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर। ये वाली लंबाई जो है ये है उत्तरी दक्षिण यानी 1400, और ये वाली जो लंबाई है इसकी यानी चौड़ाई कह सकते हैं वो है 1600। 16 नहीं बच्चे, 1600 ध्यान रखेंगे। कितना है? 1600 यानी 1600 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो ये हमारा क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हुए। इसी को मैं टॉपिक को लेके चलूँ। कैसे लगा आपको वीडियो? तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।